बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ का ज़रा फीडबैक देना मुझे। मैं ज़रा ये स्लाइड जो है इसको अपलोड कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, एक मिनट यार, ज़रा ये ICMA से मैं कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का कंसेप्ट जो है ना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कंसेप्ट आप कभी भी किसी बुक से पढ़ के हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे जो है ना थोड़ी सी कहानी आपको पहले आएगी, फिर आप ये जो कंसेप्ट है ना इजीली कंज्यूम कर सकेंगे। तो यार मुझे ये बताओ, अगर हम बैंक से लोन लेना हो, अल्लाह ना करे अगर हमने लेना हो, तो सबसे पहले बैंक क्या करता है हमसे पहले ना कोई चीज़ मांगता है कि भाई क्यों मैं तुम्हें लोन दूं, क्यों लोन दे दूं तुम्हें, अल्लाह करके दे दूं लोन? नहीं, वो तुम्हें लोन ऐसे नहीं देगा। बैंक जो होता है ना, बैंक के पास अगर हम जाएं तो बैंक क्या करेगा? सबसे पहले बैंक कहता है जी हमें कोई चीज़ ना एज अ सिक्योरिटी दो। कोई चीज़ जो है ना हमें सिक्योरिटी सबमिट करवाओ। हम वो सिक्योरिटी उसे देते हैं। हम पूछते हैं क्या सिक्योरिटी दें, तो बैंक कहता है पर्सनल लोन है ना आपका। तो बैंक कहता है आप एक नेचुरल पर्सन हैं, ठीक है, आप एक नेचुरल पर्सन है, ये चलो जी हम बैंक बना देते हैं। ये है, नहीं ये हाउस बना दिया मैंने, बैंक नहीं बनाया, ये घर बना दिया और इसके साथ ना हम बैंक बना देते हैं। ये है बैंक, ये है बच्चों बैंक। बैंक कहता है कि अगर ये इसका घर का मालिक अगर बैंक के पास जाता है ना कि बैंक मुझे ना तुम लोन दे दो, मुझे लोन दे दो, तो बैंक कहता है कि तुम्हें लोन हम देंगे, हम तुम्हें वाकई लोन देंगे, हम तुम्हें डॉलर देंगे, लोन नहीं तुम्हें डॉलर दे देंगे। लेकिन इसके बदले में तुम्हें क्या करना होगा, ये जो घर है ना, ये वाला घर, इस घर को हमारे पास गिरवी रखना पड़ेगा। यार ये बात सुनी है कि नहीं? जल्दी से मैसेज करो ज़रा। सुनी है ना ये बात? ऐसा होता है ना रियल लाइफ में कि अगर एक पर्सनल लोन भी लेना होता है तो हम बैंक से राब्ता करते हैं, तो बैंक क्या करता है, वो बैंक कहता है अपनी कोई कीमती चीज़, आवाज़ तो मुझे पता है आ रही है मैंने ये पूछा बैंक कैसे ही करता है ना, तो बैंक कहता है कोई अपनी ना कीमती चीज़ दो भाई, मैंने ऐसा पैसा नहीं देना, पैसा फ्री का समझा हुआ है तुमने। बैंक कहेगा कल को तुम लेके भाग गए तो क्या होगा, मैं तुम्हारा घर बेच दूंगा, इसलिए वो जो घर है ना, वो वाला जो घर है वो तुम मेरे नाम लगवा दो। तो लोग क्या करते हैं, इस घर के जो कागजात होते हैं ना, इस घर के कागजात होते हैं, जो प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, घर तो नहीं ना देते बैंक को, प्रॉपर्टी के पेपर जो होते हैं ना, वो लीगली
बैंक के नाम लगवा देते हैं, पर कंडीशनल होते हैं। बैंक जो होता है ना, इन प्रॉपर्टी के कागजात में अपनी ओनरशिप शो करना शुरू कर देता है कि कल को अगर इस बंदे ने हमें कर्जा ना दिया, हम इसका घर ये बेचेंगे, हम इसका घर ये बेचेंगे, घर बेच के तो लोन के पैसे, जो पैसे होंगे, जितने भी इररिकवरेबल पैसे हुए, वो कहते हैं जी हम जो है ना फिर हड़प कर जाएंगे, बैंक कहता है। तो इसी तरह यार, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को अगर कहीं से लोन चाहिए होता है ना, किसी से पैसा चाहिए होता है, लेट्स सपोज किसी बैंक से या किसी डिबेंचर होल्डर से या किसी पर्सन से पैसा चाहिए होता है ना, वो पैसा उसको ऐसे नहीं मिल जाता जैसे हम सोचते हैं। जैसे हम, तुम अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो ना, तुम चुप करके बैलेंस शीट बना लेते हो, ये एसेट है, ये लाइबिलिटीज है, ये लॉन्ग टर्म लोन है ना, लिख लेते हो ना। यार तुम तो चुप करके लिख लेते हो, लेकिन वो चुप करके वहां पे नहीं आता। वो बड़ी एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से आया होता है, उसके पीछे वर्किंग होती है। वो लॉन्ग टर्म लोन इसको ऐसे ही नहीं मिल गया, उस लॉन्ग टर्म लोन के लिए इसने चार्ज क्रिएट किया। अब ये वर्ड चार्ज है क्या, बच्चों मैं तुम्हें समझाता हूँ चार्ज है क्या। ऐसे काम को करना, पहले ये समझ लो, अगर एक इंडिविजुअल लोन लेता है ना कहीं से, और वो अपना कोई घर या प्रॉपर्टी ऐसे किसी को देता है, तो ऐसे काम को कहते हैं, ऐसे काम को कहते हैं प्लेज। ऐसे काम को क्या कहते हैं? प्लेज कहते हैं। प्लेज कह लो, या इसको मॉर्गेज कह लो, या इसको क्या कह लो, या इसको कह लो मॉर्गेज। प्लेज कह लो या कह लो मॉर्गेज। कि अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे लगवाना। और क्यों लगवाना? अपनी प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी रखवाना। अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान एज अ सिक्योरिटी रखवाना। क्यों रखवाना? इन ऑर्डर टू, क्यों रखवाना? इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू secure the amount of loan। अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे लगवाना, कंडीशनल नाम पे लगवाना, कि कल को अगर मैं पैसा ना दे पाया तो तुम ये मेरा प्रॉपर्टी, ये जो मकान है, इसके दरवाजे बेच देना, ये घर बेच देना, अपना पैसा पूरा कर लेना। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं प्लेज, कहते हैं मॉर्गेज कहते हैं। समझ आ गई? कि अपनी कोई कीमती प्रॉपर्टी किसी के नाम लगवाना, और उसको कहते हैं प्लेज। देखो बच्चों, होता क्या है, अब एक कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। ये तो थी हमारी पर्सनल एग्जांपल, कि अगर किसी पर्सन ने लोन लेना होता है, तो इसका मतलब अगर कंपनी ने लोन लेना होता है ना, कंपनी ने लोन लेना होता है, तो कंपनी को कहा जाता है, कंपनी को कहा जाता है, कंपनी इज गोइंग टू क्रिएट अ चार्ज। कंपनी एक चार्ज क्रिएट करने जा रही है, कंपनी के ऊपर चार्ज आने वाला है। ये सेल वाला चार्ज नहीं है यार, ये चार्ज है। चार्ज का मतलब कि किसी का इंटरेस्ट जागने लगा है कंपनी में, कंपनी के एसेट्स के ऊपर किसी का इंटरेस्ट जागने लगा है। ये इंटरेस्ट दो तरह का होता है, ये इंटरेस्ट दो तरह का होता है। इसको मॉर्गेज भी बोलते हैं, या प्लेज भी बोलते हैं, या इसको हाइपोथिकेशन भी बोलते हैं। अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे लगवाना और उसका कब्जा भी उसे दे देना। अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे लगवाना और उसका कब्जा भी दे देना, इसको बोलते हैं प्लेज।
हाइपोथिकेशन क्या होता है? अपनी प्रॉपर्टी में किसी और को इंक्लूड कर लेना। प्लेज में भी यही होता है, अपनी प्रॉपर्टी में किसी और को इंक्लूड कर लेना, कि नए लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने और उसको पावर दे देनी कि अगर हम तुम्हें कर्जा ना दे सके तो तुम ये प्रॉपर्टी बेच देना। इसको बोलते हैं मॉर्गेज या प्लेज। हाँ, हाइपोथिकेशन क्या होती है? अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम लगवाना लेकिन पोजेशन अपने पास रख लेना। पोजेशन क्या है? अपने पास ही है, कब्जा चीज का अपने पास रख लेना, लेकिन प्रॉपर्टी जो है वो नाम लगवा देना। इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। ये होता है चार्ज। तो कंपनी जब लोन लेती है ना किसी बैंक से, या कोई लॉन्ग टर्म लोन लेती है, तो वो या तो मॉर्गेज करवाती है अपने एसेट्स को, या वो हाइपोथिकेशन करवाती है, कि किसी का इंटरेस्ट जो है उसमें क्रिएट करवाती है और कर्जा ले लेती है। इसका मतलब होता है कि कल को अगर कंपनी ने वो कर्जा ना दिया, कल को अगर कर्जा ना दिया, तो कंपनी जिसने चार्ज जिसके जिसकी फेवर में चार्ज है वो एसेट अपने हिस्से का बेचेगा और कर्जा निकाल लेगा। यानी कि कल को चार्ज रजिस्टर करवाने का मकसद क्या होता है? चार्ज रजिस्टर करवाया जाता है। जब भी एक कंपनी कर्जा लेती है ना, तो सबसे पहले कंपनी ना अपनी मशीन, यहाँ पे मशीन बनाते हैं, चलो कंपनी की ना गाड़ियां बनाते हैं। एसेट है ना, एसेट के ऊपर ही चार्ज आना है, कंपनी की गाड़ियां। कंपनी को चाहिए था लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिटर ने कहा हाँ जी लोन ले लो, जितना मर्जी ले लो, लेकिन ये जो तुम्हारी गाड़ियां खड़ी हुई है ना पीले कलर की, और कितनी प्यारी गाड़ियां हैं, इनके ऊपर ना चार्ज क्रिएट कर दो। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या? कि तुमको हम लोन देते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी में हमें हकदार बनवा दो, कि कल को तुम लोन ना दे पाए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, और तुम वाइंडिंग अप में चले गए ना, वाइंडिंग अप तुम्हारी शुरू हो गई ना, तो वाइंडिंग अप में हमने पढ़ा है कि तुम्हारे एसेट बेचे जाते हैं, लेकिन जब वाइंडिंग अप होगी ना, हम वहां पे आ जाएंगे और इन गाड़ियों को चाबी लगाएंगे और यहाँ से लेके छू मंतर हो जाएंगे। तो क्या सेंस बच्चों क्लियर हुई? कि जिस एसेट पे चार्ज क्रिएट हो जाता है ना, वो एसेट फिर वाइंडिंग अप में नहीं गिना जाता। वो एसेट को क्रेडिटर्स खींच के साइड पे रख लेते हैं और लिक्विडेटर को शो करवा देते हैं, ये देखो भाई इन एसेट्स के ऊपर हमारा चार्ज है, हम अपने पहले पैसे निकालेंगे एसेट में से, कुछ बचा तो तुम्हें देंगे, नहीं तो ये गाड़ियां हमारी हैं। ये होता है चार्ज का सीन। तो इस चार्ज के ऊपर फिर पूरा चैप्टर बनाया गया कंपनीज एक्ट में, कि कंपनी की तो आदत है कर्जा लेना, कंपनी जो होती है कर्जे लेती है, और जब कंपनी कर्जा लेती है तो चार्ज क्रिएट करती है, तो उस चार्ज को लाजमी कहाँ पे रिपोर्ट होना चाहिए? हाँ, चार्ज कहाँ पे क्रिएट हुआ, कितनी ओनरशिप है किसकी, वो सब कुछ जो है अब हमें पता चलेगी। तो ये पीछे कहानी है इस चैप्टर के। अगर ये सारी बात हम ना समझते, हमने कंफ्यूज ही रहना था कि यार ये चार्ज क्या है, कहाँ कहीं कहीं ये सेल वाला चार्ज तो नहीं जो प्लस माइनस वाला है। तो भाई नहीं, भाई नहीं, ये वो वाला चार्ज नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज मॉर्गेज एंड चार्ज। जैसे ये बंदा पीछे खड़ा है ना, कि आपकी कंपनी में ईंटें लगी हुई हैं लेकिन इसमें एक ईंट हमारी है, इसका मतलब अगर ये घर तबाह होने लगा तो ये अपनी ईंट बाहर निकाल लेगा। तो इसकी अगर ये ईंट लगी हुई है ना, तो फिर ये इसको रजिस्टर भी करवाएगा, कि कल को कोई इस घर को तोड़ने आए तो इस ईंट को छोड़ के सारा घर जो है उसको तोड़ दे। तो इसी तरह कंपनीज के केस में भी होता है, जब कंपनी वाइंड अप होने जाती है तो जो चार्ज वाले एसेट होते हैं ना, वो साइड पे हो जाते हैं, वो वाइंडिंग अप में नहीं जाते, क्योंकि लोगों ने उनके ऊपर अपना चार्ज जो है ना वो रजिस्टर करवाया होता है। तो देखें, रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस। रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर अ मॉर्गेज आर चार्ज। अब समझ आ गया ना मॉर्गेज और चार्ज का वर्ड क्या है? अच्छा, एक और बात मैं बतानी भूल गया यार। ओहो,
चार्ज जो है ना ये दो किस्म का होता है, जैसे सेल का चार्ज दो किस्म का होता है ना, ये भी चार्ज कुछ दो किस्म का ही होता है। वहां पे प्लस माइनस होता है, यहाँ पे भी दो किस्म का चार्ज होता है। तो यहाँ पे चार्ज कितनी किस्म का होता है यार, यहाँ पे चार्ज होता है फिक्स चार्ज, और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स को गिरवी रखवा के लोन लिया गया, फिक्स एसेट्स को प्लेज किया गया या हाइपोथिकेशन किया गया। यानी कि फिक्स चार्ज की सेंस क्या हुई कि कंपनी अगर अपने फिक्स एसेट, जैसे वो बसें खड़ी थी ना यार, बसें चलती हैं मूव हो सकती हैं लेकिन वो फिक्स एसेट होता है। कंपनी के अगर फिक्स एसेट्स को प्लेज करवा के हाइपोथिकेशन करवा के कहीं से लोन लेना, इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो जो वो फिक्स चार्ज या फिक्स देगा वो साइड पे निकल जाएंगे, क्रेडिटर्स वो बस के ऊपर कब्जा कर लेंगे। फ्लोटिंग चार्ज क्या है? बाज दफा हमारे पास फिक्स एसेट्स जो होते हैं, बाज दफा सॉरी, बाज दफा जो कंपनी के एसेट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, जैसे कि स्टॉक, स्टॉक बनता है स्टॉक बिकता है, स्टॉक बनता है स्टॉक बिकता है। जैसे कि कंपनी के डेटर्स, हर तारीख पे उठा के देख लो, डेटर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करवाना, किसी से कसम खा लेना कि यार अगर हम 2 साल के अंदर कर्जा ना दे पाए तो दूसरे साल के एंड पे हमारे गोदाम में जितना स्टॉक होगा उसके ऊपर तुम्हारा चार्ज। या कंपनी कसमें खा ले कि यार हमें अभी कर्जा दे दो, ये देखो हमारी बैलेंस शीट्स, हम हमारे इतने डेटर्स होते हैं, हाँ कर्जा दे दो। अगर 5 साल बाद ना दे पाए तो अल्लाह की कसम खाते हैं, पक्के पक्का वादा करते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर देते हैं कि 5 साल बाद जितने भी डेटर्स हुए वो आपके होंगे, हमारे नहीं होंगे, उनके ऊपर आपका कब्जा हो जाएगा। तो भाई इसको कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। अब डेटर भी चेंज होता जाता है, हर वो एसेट जो कि चेंज हो रहा है, जैसे स्टॉक, डेटर्स, तो जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की, तो कहते जी इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करवाना, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। अब मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा ना बड़े सुकून से पढ़ूंगा, क्योंकि इसके पीछे जो कहानी है मैंने तुम्हें बता दी। रिक्वायरमेंट टू क्रिएट टू रजिस्टर द चार्ज, कहता है क्यों रिक्वायरमेंट है चार्ज को कब और कैसे रजिस्टर करवाना है। अ कंपनी दैट क्रिएट्स अ मॉर्गेज आर चार्ज, एक कंपनी जो कि अपने एसेट्स के ऊपर कब्जा क्रिएट करवाती है, अपने ऊपर किसी का इंटरेस्ट क्रिएट करवाती है। क्यों क्रिएट करवाती है यार? मॉर्गेज और चार्ज का मतलब है उसने किसी से लोन लिया है। मस्ट फाइल विद द रजिस्ट्रार फॉर द रजिस्ट्रेशन, कहता है रजिस्ट्रार के पास ना रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल करेगा। क्या फाइल करेगा? स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स ऑफ द मॉर्गेज एंड चार्ज, जो मॉर्गेज चार्ज यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है ना इस मॉर्गेज या चार्ज की, इस लोन की, अरेंजमेंट की, वो फाइल करेंगे। वेरीफाइड इंस्ट्रूमेंट, वो प्रॉपर्टी के कागजात जिनमें ये चार्ज क्रिएट किया गया। वेरीफाइड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उनकी कॉपी करवाएं, फिर उनको वेरीफाई करवाएं जिस जगह पे ये रजिस्टर हुआ है, जहां से स्टाम्प वगैरह इशू होते हैं ना, वहां पे जब प्रॉपर्टी मूव होती है तो प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू हम उसको ट्रांसफर करवाते हैं ना। तो उसने कहा वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स उनकी कॉपी करवाओ, वेरीफाइड कॉपी, कि जिसने ट्रांसफर किया है ये चार्ज उसने उसके साइन भी लो, वेरीफाइड कॉपी।
by which the mortgage or charge is created are evidenced। और ये काम तुम कंपनी कब करोगी? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days बिगनिंग विद द डे आफ्टर द डेट ऑफ इट्स क्रिएशन। कहता है जब भी एक कंपनी अपने एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाती है ना किसी का, तो कंपनी क्या करेगी? स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स लिखेगी कि कौन सा एसेट है, किस जगह पड़ा है, किस हाल में पड़ा है, उसकी क्या वैल्यू है, कैसे लिया था, कहाँ से हमारे पास आया था, हमने किस बंदे को इसका चार्ज देना है एट द टाइम अगर हम डिफॉल्ट कर गए, वो सारी चीज़ें जो है देगी। उसके बाद वेरीफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, वेरीफाइड जो है प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट वो जमा करवाएगी। फिर ये जमा करवाने हैं जी 30 दिन के अंदर अंदर। अब मसला ये है कि कंपनियां पाकिस्तान से भी लोन लेती हैं और कंपनियां पाकिस्तान के बाहर से भी लोन लेती हैं। और मसला ये है कि कंपनियों के एसेट पाकिस्तान में भी मौजूद है और कंपनियों के एसेट पनामा में भी मौजूद है, कंपनियों के एसेट दुबई में भी मौजूद है। कंपनी रजिस्टर्ड पाकिस्तान में है, उसके एसेट पाकिस्तान में भी मौजूद है, उसकी ब्रांच जो है दुबई में भी मौजूद है, दुबई में भी एसेट पड़े हुए हैं। अब मसला क्या है? मॉर्गेज आर चार्ज क्रिएटेड आउट ऑफ पाकिस्तान। ये था इनसाइड पाकिस्तान कि अगर ऐसी कंपनी जिसके प्रॉपर्टी और एसेट पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो पाकिस्तान में ही चार्ज क्रिएट करवाएं। हाँ, कुछ कंपनियां हैं जो बाहर भी कर्जे ले रही होती हैं यार, प्रॉपर्टी भी बाहर होती है और बाहर से कर्जा ले रही होती हैं, रजिस्टर पाकिस्तान में है। एग्जाम्पल समझ आ गई ना? अभी मैंने तुम्हें बताई है कंपनी जो पाकिस्तान में रजिस्टर है, उसका बिजनेस देखो दुनिया में फैला हुआ है। हाँ, दुबई में उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, दुबई के पास बैंक था, बैंक में गई, बैंक ने कहा भाई जी ये जो दुबई में ब्रांच है ना, इसके ऊपर हमारा चार्ज क्रिएट करें। तो ये इन लोगों ने क्या किया, दुबई में चार्ज क्रिएट करवा दिया, दुबई में ही ब्रांच है। तो क्या मॉर्गेज आर चार्ज क्रिएटेड आउट ऑफ पाकिस्तान इन केस ऑफ a mortgage are charge created after outside पाकिस्तान, और ऐसी प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया कंप्राइजिंग प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जो कि पाकिस्तान से बाहर ही मौजूद है। तो रजिस्ट्रार कहता है मुझे कब बताना है तुमने? 30 days, कहता है 30 दिन के अंदर। आफ्टर द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट आर कॉपी could in due course of post and if dispatch with due diligence have been received in Pakistan shall be substituted for 30 days within which particulars and instrument or copy are to be filed with the registrar। कहता है जी तुम चार्ज कब क्रिएट करवाओगे, रजिस्टर कब करवाओगे हमारे पास? कहता है जी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि पाकिस्तान से बाहर पड़ी हुई है और तुमने बाहर से ही कर्जा लिया है और वहीं पे चार्ज क्रिएट किया है। अब रजिस्ट्रार को ये तो नहीं ना पता कि वहाँ के क्या तौर तरीके हैं, कब कॉपी वो जो है रिलीज करेंगे। तो कहता है जी जब भी वहाँ पे चार्ज रजिस्टर हो और वहां से तुम चार्ज की कॉपी पाकिस्तान भेज दो और उसको बड़े एहतियात से भेजो। तो कहता है जी चार्ज आपने कब रजिस्टर करवाना है? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज जब ये कॉपी तुम पाकिस्तान में रिसीव कर लोगे। वो कहता है ये 30 डेज फिर सब्सिट्यूट होंगे इन दिनों के लिए जो 30 डेज हमने चलाए थे ना कि पाकिस्तान में चार्ज क्रिएट हुआ है तो ऑनवर्ड 30 डेज। तो कहता है इसके 30 दिन कैसे होंगे? कहता है जी इसके 30 दिन तब से स्टार्ट होंगे 30 days after the date on which the instrument or copy could have been received in Pakistan। ये सारी लाइन छोड़ दो, इसको मिला के पढ़ो फिर तुम्हें अच्छी समझ आ जाएगी। कहता है जी 30 दिन कब से स्टार्ट होंगे? कहता है 30 दिन तब से स्टार्ट होंगे जब ये कॉपी पाकिस्तान में रिसीव हो जाएगी और ये 30 दिन उस उन 30 दिनों का मुतबादिल होंगे। मुतबादिल का मतलब कि इस केस में फिर ये वाले 30 दिन गिने जाएंगे और 30 दिनों के अंदर फिर इस चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार से। ओके, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब मैंने कहा ना कंपनी है पंगे लेती है,
पैसे की जरूरत है, हाथ पांव मार रही है। इन केस द मॉर्गेज आर चार्ज क्रिएटेड इन पाकिस्तान, इन केस मॉर्गेज आर चार्ज, देखो पहला केस ये था, पहला केस मैं यहाँ पे समझाता होता हूँ, ऐसी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में ही मौजूद है और पाकिस्तान में ही चार्ज क्रिएट हुआ। फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद है और बाहर ही चार्ज क्रिएट हुआ। फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो मुल्क से बाहर मौजूद है लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसके अगेंस्ट कर्जा लेने जा रहे हो। ठीक है, दुबई में ब्रांच है, यहाँ किसी बैंक को राब्ता किया, बैंक ने कहा हाँ जी जी आपकी ब्रांच वाकई दुबई में है, लेकिन हमें उसका चार्ज दे दे, हमें वो प्लेज करवा दे। तो कहता है फिर क्या होगा। इन केस mortgage are charge created in Pakistan comprise property outside Pakistan, a copy or instrument creating or purporting to create the mortgage or charge verified in specified manner may be filed with the registrar। कहता है जिस डॉक्यूमेंट में वो चार्ज क्रिएट किया गया उसकी कॉपी, स्पेसिफाइड मैनर का मतलब होता है हमने पहले से फॉर्म बनाए हुए हैं उनके ऊपर फिल करके हमें जमा करवाना है। And further proceeding may necessary to make the mortgage or charge valid effectual according to the law of the country in which the property is situate। कहता जी पहले सारी कार्रवाइयाँ पूरी करो जिस जगह पे प्रॉपर्टी सिचुएट है। जब चार्ज क्रिएट हो जाए, जब चार्ज क्रिएट हो जाए तो कहता है जी आप फिर हमें स्पेसिफाइड तरीकों से बता दें, जो कि पहले से फॉर्म मौजूद है उसमें इसके पर्टिकुलर फिल करें और हमें बता दें। और ये भी जब ये कार्रवाइयाँ पूरी हो जाएंगी, तो जिस दिन सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी चार्ज क्रिएशन की, तो 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करना है स्पेसिफाइड फॉर्म के अंदर। जब ये सारी चीजें रजिस्ट्रार को दे देंगे, क्योंकि रजिस्ट्रार है ना उसने आर्टिफिशियल लीगल पर्सन को जिंदा किया था, अब उस पर्सन के ऊपर कोई कर्जा ले रहा है ना और उसके एसेट्स को गिरवी रख के कर्जा ले रहा है, यानी कि उसकी मैनेजमेंट, तो रजिस्ट्रार को ही रिपोर्ट करेंगे। रजिस्ट्रार के पास जब ये बातें पहुंच जाएंगी तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार शैल ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज आर चार्ज, रजिस्ट्रार फिर अपनी किताबों में भी इनको रजिस्टर कर लेता है कि वाकई इस लीगल पर्सन ने, इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के ऊपर कर्जा आ गया है और इसके एसेट्स के ऊपर चार्ज आ गया है। Registrar shall on register of mortgage or charge issue a certificate of registration under his signature or authenticated by his official seal in such form and in such manner as may be specified। फिर कहता है जब रजिस्ट्रार को ये सारे डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं ना तो रजिस्ट्रार इनको रजिस्टर कर लेगा और उसके बाद रजिस्ट्रार जो है ना इसके ऊपर अपनी ऑफिशियल सील ऐसे ही लगा देगा जैसे हमने उसको समझाया हुआ है, वो रजिस्ट्रार का काम है। फिर कहता है जी चार्ज करवाने का फायदा पता क्या होता है जिन लोगों ने लोन दिया है, मैंने बताया ना कि जब लिक्विडेशन होगी तो वो लोग पहुंच जाते हैं, भाई जी इसने हमारा कर्जा दिया था, सबसे पहले ये वाली जो बसें हैं ना साइड पे कर दो, फिर इसको वाइंड अप करना। ठीक है वाइंड अप करो इसे, लेकिन हमारा चार्ज रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर है, पैसे भी पे किए हमने चार्ज रजिस्टर करवाने के, डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे, ये देखो प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारा चार्ज है, ये साइड पे कर दो जरा। आगे देखो, नो mortgage or charge created by a company shall be taken into account by the liquidator or other creditor unless, कहता है जी कोई भी मॉर्गेज और चार्ज जो है ना वो टेकन इनटू अकाउंट नहीं होगा। जैसे एक लिक्विडेटर है, हमने वाइंडिंग अप पढ़ी ना यार, आप लोगों ने मेरे साथ वाइंडिंग अप पढ़ी, जब एक कंपनी वाइंड अप होती है तो एक अच्छा सा बंदा जिसके सर पे टोपी होती है वो आ जाता है पूरी कंपनी को बिकवाने के लिए, है ना, पढ़ा था ना लिक्विडेटर। और मैंने कहा था यार इसको अच्छी तरह देख लेना ज़रा। तो ये जब कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट करवाएगा बेचेगा तो कहता जी ये ऐसा कोई चार्ज टेकन इनटू अकाउंट ना करे, ऐसे कोई चार्ज को देखे ना, यानी कि ये कोई ऐसा एसेट ना छोड़ दे कि जिसको इसको बताया जाए ये चार्ज है।
कहता है एसेट को छोड़ना है तो क्या देखना है तुमने, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड। लेट्स सपोज एग्जांपल बनाते हैं, ये आ गया इस कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए, यहाँ पे ना एक बंदा आया, कहता जी इन सोफों को हाथ ना लगाना, इनके ऊपर मेरा चार्ज है। कहता है फिर इसका हक बनता है, ये जो लिक्विडेटर है ना इसका हक बनता है, कहता है इसको बोलेगा दिखाओ मुझे रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट अंडर विच चार्ज वाज क्रिएटेड। ठीक है, तो लॉ कह रहा है यहाँ पे कि नो मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर, कि कोई भी चार्ज मॉर्गेज वगैरह वो है ना, कोई भी चार्ज जो कंपनी ने क्रिएट किया वो लिक्विडेटर अपने अकाउंट में नहीं लेगा, उसको गिनेगा नहीं, जब तक ना क्या ना हो जाए, इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड। कहता है इस बंदे से फिर कहना जाओ भाग जाओ, ये सोफे जो हैं मैं बेच के ही जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा चार्ज रजिस्टर्ड नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने लिक्विडेटर को कह दिया, लिक्विडेटर कोई भी चार्ज जो है उसको रिकग्नाइज ना करना जब तक क्या ना हो जाए, इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज इज गिवन बाय द रजिस्ट्रार। समझ आ गई? ये फायदा होता है चार्ज को रजिस्टर करवाने का। वेयर एनी मॉर्गेज आर charge or any property or assets of the company or any of its undertaking is registered, any person acquiring such property, asset, undertaking, or part thereof, or any share or interest therein shall be deemed to have notice of mortgage or charge from date of such registration। कहता है जी जब ये mortgage और charge, where any mortgage, charge or any property assets of the company or any of its undertaking is registered, जहाँ पे एक चार्ज प्रॉपर्टी के हक में रजिस्टर हो जाए, यहाँ पे उन लोगों को खबरदार किया गया जो लोग कंपनी से सेल परचेज कर रहे हैं। जैसे लेट्स सपोज एक सिनेरियो बनाते हैं, ये गाड़ी बनाई हुई थी ना हमने, इन्हीं गाड़ियों को, ये देखो यार, ये देखो, बैंक ने कर्जा दिया था, बैंक ने किसको कर्जा दिया था, बैंक ने कर्जा दिया था इस कंपनी को दिया इसने लोन, तो कंपनी से कहा था ये जो अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं ना, ये मेरे नाम पे रजिस्टर करवाओ इसका चार्ज। इन दोनों ने अग्रीमेंट किया और चार्ज जो है रजिस्ट्रार से दोनों ने रजिस्टर करवाया। लेकिन कंपनी लॉ ने ना जिम्मेदारी लगाई है, कंपनी लॉ ने जिम्मेदारी लगाई है कंपनी की कि अगर कोई चार्ज आता है ना तो तुमने आके रजिस्टर करवाना है, ना कि बैंक ने आना है। तो अगर बैंक चला गया तो कंपनी लॉ इसको फाइन भी लगाएगा और बोलेगा बैंक को पैसे वापस दो चार्ज रजिस्टर करवाने के। अच्छा चलो, चार्ज जो है वो रजिस्टर हो गया, बैंक के पास चार्ज का सर्टिफिकेट आ गया कि कल को अगर वाइंड अप हुई ना तो गाड़ियां अपनी साइड पे कर लेंगे। कंपनी बड़ी चालाक थी, कंपनी की मैनेजमेंट, उसने क्या किया, बैंक से कर्जा भी ले लिया, चार्ज भी रजिस्टर करवा लिया, और ये गाड़ियां जो है ना आगे, ये एक बंदा खड़ा है इसके बाल भी बनाते हैं, इसको बेच दी। अब लॉ कहता है ये बंदा जब ये गाड़ियां परचेज करेगा ना बैंक से झगड़ा नहीं करेगा कि बैंक कौन सा चार्ज, इसके लिए प्रोविजन लिखी गई कि अगर कोई बंदा ऐसी कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की कोशिश करता है तो हम सोचेंगे उसको चार्ज का पता था और उसके ऊपर वैसा ही चार्ज क्रिएट हो जाएगा जैसे कि कंपनी के ऊपर चार्ज था। ऐसा ही सोचा समझा जाएगा कि बैंक का चार्ज इन गाड़ियों पे वैलिड है और इस बंदे ने जो परचेज की है जानबूझ के परचेज की है। अगर ये बिल्कुल मासूम मुंह बना लेना ऐसा तो भी नहीं बख्शा जाना। उन्होंने कहा है हम सोचेंगे जो भी इनकी सेल परचेज करेगा उसको पहले से इलम है ये चार्ज क्रिएटेड है, इनके ऊपर बैंक का इंटरेस्ट है, अगर कल को बैंक आ गया तो बैंक ये छीन के ले जाएगा।
तो ये प्रोविजन लिखी गई यहाँ पे। एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी, यहां से पढ़ना फिर तुम्हें समझ आ जाएगी। एनी पर्सन, जब कहता जी एक चार्ज क्रिएट हो जाए ना, रजिस्टर हो जाए, तो एनी पर्सन, कोई भी आने वाला, उसने कहा कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी, कोई भी एओपी, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी, कोई भी पर्सन अगर उस प्रॉपर्टी को अक्वायर करेगा, उस एसेट या अंडरटेकिंग को अक्वायर करेगा, या उसका पार्ट देयर ऑफ अक्वायर करेगा, या उसमें इंटरेस्ट रखेगा, या उन एसेट्स के अगेंस्ट कोई नया चार्ज देगा, हम सोचेंगे, कहता जी, शैल डीम टू हैव नोटिस ऑफ द मॉर्गेज आर चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, हम सोचेंगे उसको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ही पता था, अगर नहीं पता था तो अपने कंसिक्वेंसेस का खुद जिम्मेदार है। ठीक है यार, है तो ये छोटा सा सेक्शन, लेकिन है मजे का। फिर रजिस्ट्रार को हुक्म दिया गया कंपनीज एक्ट के जरिए कि रजिस्ट्रार, तुमने भी कोई काम करना है, रजिस्टर ऑफ चार्ज टू बी केप्ट बाय द रजिस्ट्रार, सेक्शन नंबर 102। रजिस्ट्रार शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कंपनी, रजिस्ट्रार हर कंपनी के लिहाज से क्या करेगा, कीप अ रजिस्टर containing the particulars of charge registered in such form and manner as may be specified. Register kept in pursuance of this section shall be open to inspection by a person on payment of such fee as may be specified. रजिस्ट्रार को कहा कि तुमने हर कंपनी का अलहदा एक खाता रखना है, एक रजिस्टर रखना है, जिसमें तुम उसके चार्जेस वगैरह लिखोगे। उसके बाद अगर कोई बंदा वो रजिस्टर देखना चाहता है तो रजिस्ट्रार को बोला, कोई कोई मसला नहीं, फी लो और वो रजिस्टर दिखा दो। इंडेक्स टू बी रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, रजिस्ट्रार शैल कीप अ chronological index in form containing such particulars as may be specified of mortgage or charges registered with him under the company law। फिर रजिस्ट्रार को कहा कि एवं ही कोई फजूल सा खाता नहीं रख लेना अपने पास। क्रोनोलॉजिकल कहता है इन असेंडिंग ऑर्डर, डेट वाइज, कहता है डेट वाइज एक तुमने बनाना है और प्यारा सा बनाना है। और उसके बाद कहता है जी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंडेक्स, ऐसा इंडेक्स होता है जिसमें, यार आपने शायद वो डायरी देखी हो, डायरी होती है एक, जिसके ना आपको पता होगा यहाँ पे लिखा होता है ए, फिर यहाँ पे लिखा होता है बी, यहाँ पे लिखा होता है सी, यहाँ पे लिखा होता है डी। एड्रेस की डायरी देखी है ना आप लोगों ने, अल्फाबेटिकली यहाँ पे ना सारी उसके गिनती लिखी होती है, वो गिनती कहता हूँ, एबीसी लिखी होती है जेड तक। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कि अगर मुझे, अगर ये मेरी डायरी है ना और मैंने इसके ऊपर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, तो ए में जिसका नाम आ रहा है ना, तो मुझे सिर्फ ए वाला सफ़ा खोलना चाहिए और वहाँ पे सारे ए वाले नाम मौजूद होंगे। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो रजिस्ट्रार को हुक्म दे दिया गया कि एसेट्स का तुमने रजिस्टर बनाना है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल टाइप का रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें अल्फ़ाबेटिकली जो है ना, तुम पहले से तरतीब दे देना कि किसके नाम किसका चार्ज है, तो उसी सफ़े पे जाके हम खोल के देख लें। इसके बाद ड्यूटी ऑफ कंपनी एंड राइट ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी एज रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन। लॉ ने कहा किसकी ड्यूटी है इस चार्ज को रजिस्टर करवाने की, और किसका फिर राइट है इस चार्ज के अगेंस्ट। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की जिम्मेदारी पक्की लगा दी गई। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू फाइल विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के साथ फाइल करे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी मॉर्गेज आर चार्ज created by the company and of the issue of debenture of series। बट बाज दफा यार डिबेंचर्स भी ऐसे इशू होते हैं कंडीशन के ऊपर, कि डिबेंचर इशू करते वक्त ना डिबेंचर होल्डर्स को बता दिया जाता है कि ये डिबेंचर्स हमारी फैक्ट्री के एवज इशू किए जा रहे हैं, कि आप हमें कर्जा दें, प्लस इसके साथ डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स तुम्हें इंटरेस्ट तो मिलेगा, प्लस फिक्र ना करो, कर्जा दे दो हमें, अगर कल को कर्जे के पैसे वापस ना आए तो डिबेंचर होल्डर्स, ये फैक्ट्री जब वाइंड अप होगी तो तुम आके हमसे छीन लेना।
तो कंपनियां डिबेंचर्स भी इशू करती हैं किसी प्रॉपर्टी के एंगेंस्ट। पढ़ लेना यार, डिबेंचर्स की टाइप होती हैं, उनमें बताएगा कि डिबेंचर की एक ये भी टाइप होती है जो कि किसी एसेट के एंगेंस्ट इशू किए जाते हैं। उसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा बन जाता है, कर्जा जल्दी मिल जाता है, लोग उस डिबेंचर्स के ऊपर लोन देते हैं, फिर उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन एक फ़ायदा होता है कि अगर कंपनी फ्लॉप हुई तो वो वाला एसेट जिनके एंगेंस्ट डिबेंचर इशू किए गए थे, वो एसेट साइड पे रख के उसको अपने हक में ले लेंगे। ठीक है। तो कहता है जी कंपनी ये भी काम करती है कि जब भी कंपनी की ड्यूटी है कि जब भी वो मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करे या ऐसे डॉक्यूमेंट इशू करे, ऐसे डिबेंचर्स इशू करे जो कि चार्ज वाले हैं, जिनके अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिलनी है, अगर लोगों को पैसा वापस ना दिया, बट रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी सच चार्ज। लेकिन उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन कब इफेक्टिव होगी? कंपनी ने तो फाइल कर दी है ना, डॉक्यूमेंट बना के, कंपनी ने एक मोटी सी फाइल बना के ना जो जो मांगा था रजिस्ट्रार को फाइल कर दी, रजिस्ट्रार को फाइल कर दी कि रजिस्ट्रार साहब इसको रजिस्टर कर लें अपने पास, जैसा कि कंपनी एक्ट ने बोला है। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन कब इफेक्टिव होगी, कब इसके ऊपर रजिस्ट्रार ठप्पा लगाएगा? Any such mortgage or charge may be affected on application of any person interested therein। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन, ये ठप्पा तब लगेगा, रजिस्ट्रार तब मानेगा जब रजिस्ट्रार को क्या शो करवा देंगे, दूसरा पर्सन जो इंटरेस्टेड है इस प्रॉपर्टी में, जिसका इंटरेस्ट जागा है, जिसका चार्ज जागा है, वो रजिस्ट्रार को क्या ना बता दे, सिग्निफाइड ना कर दे कि हाँ जी वाकई इस प्रॉपर्टी में मेरा चार्ज है और ये मैं बयान देता हूँ आपको। वेयर द रजिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड ऑन द एप्लीकेशन। सपोज कहता है जी अगर कंपनी तुमने जो है ना चार्ज फाइल नहीं किया, तो इस बंदे ने, ये जो मुस्कुरा रहा है ना, इसने आगे रजिस्ट्रार को सारे पर्टिकुलर्स दिए हैं, कंपनी नहीं आई, फिर क्या होगा? Where the registration is affected on the application of some other person other than the company, that person shall be entitled to recover from the company the amount of any fee properly paid by him to the registrar on the registration। अगर कंपनी चार्ज रजिस्टर करवाने के लिए नहीं गई, कोई दूसरा बंदा गया, तो लॉ ने कहा कंपनी उसके जितने पैसे लगे हैं ना रजिस्टर करवाने पे चार्ज, तुम उसको रीइंबर्स करोगी। कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉर्गेज आर चार्ज टू बी केप्ट एट द रजिस्टर ऑफिस। फिर इंस्ट्रूमेंट की कॉपी जो भी है आपने अपने रजिस्टर ऑफिस पे रखनी है। मॉडिफिकेशन इन पर्टिकुलर्स ऑफ मॉर्गेज आर चार्ज। अगर एक एग्रीमेंट हो गया चार्ज का बैंक और आपके दरमियान, कंपनी के दरमियान, और अगर उस चार्ज में मॉडिफिकेशन हुई है, एसेट्स में मॉडिफिकेशन हुई है, या अग्रीमेंट में कोई मॉडिफिकेशन हुई है, कोई पैसे का लेन देन मजीद हुआ है, या पैसा कर्जा थोड़ा उतार दिया गया है, कोई मॉडिफिकेशन हुई है टर्म्स एंड कंडीशन में, whenever terms or condition or extent or operation of any mortgage or charge registered under this part are modified। होता है ना यार, कर्जा हमने कहा था 5 साल का लिया, 5 साल का चार्ज क्रिएट हो गया, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी को आग लग सकती है, या पैसों का लेन देन आपस में हो सकता है, हमारे पास ज्यादा पैसे आ गए हैं, अब हम चाहते हैं इस बैंक से जान छुड़ाएं, हमने जल्दी पेमेंट कर दी या कुछ काम किया, कहता है कोई एग्रीमेंट में चेंजिंग आई या एसेट्स में चेंजिंग आई, तो इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू सेंड विद टू द रजिस्ट्रार। ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो रजिस्ट्रार को सेंड करे, अंडर दिस पार्ट टू सेंड द रजिस्ट्रार द पर्टिकुलर ऑफ सच मॉडिफिकेशन टुगेदर विद द कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट evidencing such modification verified in specified manner, and the provision of this part as to the registration of mortgage charge shall apply to the such modification and charge as aforesaid। अजान हो रही है, ज़रा मैं 2 मिनट का वक्फा लूँगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यार मुझे क्वेश्चन विंडो में
अच्छा जी, आपके क्वेश्चन की तरफ ना सिर्फ 10 मिनट के बाद मैं आ जाऊंगा सब लोगों के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए हैं और मुझे इनके जवाब भी आते हैं। चलो, मॉडिफिकेशन इन पर्टिकुलर्स ऑफ मॉर्गेज आर चार्ज कहता है जी, अगर कोई मॉडिफिकेशन होती है ना किसी मॉर्गेज या चार्ज में, तो उसका फ़ौरन से इंटीमेशन किसको देना है? रजिस्ट्रार को। फिर कहता है मॉडिफिकेशन के ऊपर वो सारे कानून अप्लाई हैं। जैसे आज मॉडिफिकेशन हुई है ना, आज एसेट जला है, या आज कोई टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हुई हैं, या आज कोई टर्म्स एंड कंडीशन तुमने चेंज करवाई हैं, तो कहता है जी कितने दिनों में रजिस्ट्रार को तुमने बताना है? कहता है जी इस पार्ट की जो बाकी प्रोविजन है ना, वो सारी की सारी इसके ऊपर एज इट इज अप्लाई कर दो। मैं बार बार ना बताऊं 30 दिन। ठीक है, उसने कहा जैसे ही मॉडिफिकेशन हुई तो जो रूल तुम पीछे पढ़ के आए हो ना मेरे साथ कि कब कब तुमने रजिस्ट्रार को बताना है, ये देखो 30 दिन यहाँ पे, 30 दिन यहाँ पे, कहता है वैसे वैसे यहाँ पे अप्लाई कर लो खुद ही, इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं। ठीक है, तो कहता है जब कोई मॉडिफिकेशन होगी तो ये पार्ट ऐसे ही अप्लाई होगा उस मॉडिफिकेशन पे जैसे कि अदर पार्ट अप्लाई हुआ है चार्ज के ऊपर। तो भाइयों ये क्या होता है चार्ज और किन प्रॉपर्टीज पे क्रिएट होता है? ये है मैनुअल में, ये वाला क्वेश्चन पूछता रहा है यहाँ से मैनुअल में। द फॉलोइंग चार्ज मॉर्गेज आर चार्ज नीड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। कि ये वो वाले चार्ज हैं, ये वो वाले एसेट है जिनके ऊपर अगर चार्ज क्रिएट करवाया गया तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग क्या करोगे इन मॉर्गेज आर चार्ज के ऊपर? इन मॉर्गेज या चार्ज के ऊपर कहता जी हमें बयान किया करोगे। चार्ज का मतलब है हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज का मतलब है मॉर्गेज। अच्छा जी, कहता जी ये वो वाले एसेट हैं जो आप हमें रिपोर्ट करवाया करोगे। मॉर्गेज आर चार्ज ऑन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन एवर सिचुएट आर एनी इंटरेस्ट देयर इन। कहता है जी आप जब भी कोई आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी ना, उसके ऊपर किसी का भी चार्ज आ गया कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर, कहता है जी वो दुनिया के किसी भी कोने में सिचुएट है और उसमें जिसका भी कोई भी इंटरेस्ट है आप हमें रिपोर्ट करेंगे। मॉर्गेज आर चार्ज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिबेंचर। समझ आई ना? अगर कोई डिबेंचर इशू किए और उनको किसी चार्ज के अगेंस्ट इशू किया, यानी कि किसी प्रॉपर्टी के एवज कोई डिबेंचर इशू करने की कोशिश की, कहता है वो भी आप हमें रिपोर्ट किया करेंगे। मॉर्गेज आर चार्ज ऑन बुक डेट्स ऑफ द कंपनी। यार वो डिबेंचर वो याद आए तुम्हें क्या अकाउंट रिसीवेबल्स के भाई जी हमें कर्जा आज दे दें, अगर हम 5 सालों बाद ना कर्जा दे पाए तो जितने हमारे बुक डेट्स हुए, बुक डेट्स का मतलब अकाउंट रिसीवेबल उस तारीख पे जितने हमारे हुए, और ये फ्लोटिंग चार्ज की एग्जांपल है। बुक डेट्स जितने हमारे अकाउंटिंग रिसीवेबल्स हुए, जितनी किताबों में हमने लिखा है ना फलां फलां से कर्जा लेना है, वो फिर तुम लेना हमारी जगह पे। फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग आर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड। समझ आई? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब कि ऐसा एसेट जो कि चेंज होता जा रहा है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन उसको गिरवी रखवा रहे हैं हम, उसके ऊपर चार्ज दे रहे हैं, फ्लोटिंग चार्ज। अच्छा यहाँ पे मॉर्गेज नहीं यूज किया गया, फ्लोटिंग मॉर्गेज। यार मॉर्गेज क्या होता है यहीं पे क्लियर कर दो। ये कंसेप्ट है बेलमेंट का। शायद तुम मेरे स्टूडेंट होते ना कमर्शियल ला के, फिर मैं तुम्हें वहां पे खींचता। बेलमेंट क्या होती है? बेलमेंट होती है डिलीवरी ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर फॉर सम पर्पस, एंड व्हेन सम पर्पस इज accomplished that would be delivered are disposed of according to the direction of the person। वो देख लो मुझे भी याद है। बेलमेंट क्या होती है? अभी किसी ने मुझसे पूछा सर जी मॉर्गेज का मतलब कब्जा नहीं देना होता, मैं उसको बता रहा हूँ बेलमेंट क्या होती है। पहले मैं तुम्हें कमर्शियल लॉ में ना बेलमेंट समझाता हूँ।
बेलमेंट होती है, ये है एक पर्सन और ये है दूसरा पर्सन। हम अपनी जिंदगी में बेलमेंट कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं। ये है बाइक, ये तो मैंने खोता ही बना दिया। ये है बाइक, ठीक है, ये है बाइक। चलो बन नहीं गई बाइक। हम अपनी लाइफ में, मैंने कहा ना, बेलमेंट कर रहे हैं। बेलमेंट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड। बेलमेंट है डिलीवरी गुड की, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। मैं ये बाइक इस मैकेनिक को देता हूँ ना काम करने के लिए, तो मैकेनिक इसके ऊपर काम करता है। इसका मतलब डिलीवरी ऑफ वन गुड टू एन अदर। मैं अपनी बाइक देता हूँ इस मैकेनिक को काम करने के लिए। इसका मतलब मैं पोजेशन देता हूँ इस पर्सन को काम करने के लिए। जब ये पर्सन इसके ऊपर काम कर लेता है ना, मुझे ये वापस करेगा, लेकिन पहले अपने पैसे मांगेगा। पैसे मांगेगा ना मुझसे कि भाई हाँ जी, आपने गुड जो दी थी, मैंने उसके ऊपर काम कर लिया है, आपका पर्पस पूरा हो गया है, अब मुझे बताएं ये चीज मैं आपको वापस करूं कि आगे बेच दूं। क्यों कह रहा है? क्योंकि इसका इंटरेस्ट आ गया इसमें। इसको कहते हैं बेलमेंट, ठीक है, इसको कहते हैं बेलमेंट। अगर, अब जरा गौर से सुनना, अगर चीजें अपनी, गुड्स अपनी किसी के कब्जे में दो, क्यों दो? पर्पस क्या है? हमने लोन लेना है, इस लोन की सिक्योरिटी के लिए दो, तो ऐसी बेलमेंट को कहते हैं प्लेज, ऐसी बेलमेंट को कहते हैं मॉर्गेज। इसमें क्या होता है, हम किसी के कब्जे में अपनी चीज रखवा देते हैं, कब्जा भी दे दिया, पोजेशन भी दे दी, और उसको मालिक भी बना दिया, और हमें क्या मिला? हमें लोन मिल गया। तो ये भाई होता है मॉर्गेज। हाँ, हाइपोथिकेशन क्या होती है? इसके प्रॉपर्टी के कागजात किसी के नाम लगवाए लेकिन पोजेशन अपने पास रखी, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन आया था, सर मॉर्गेज में और चार्ज हाइपोथिकेशन में क्या फ़र्क है? मुझे तो नहीं लगता कोई फ़र्क है। तो ये मैंने उसको जवाब दिया कि बेलमेंट से निकला है मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड, और पर्पस क्या होता है? लोन सिक्योर करना। तो देखो यार, बात कुछ और हो रही थी, कहीं और पे ले गई ना मुझे। तो फॉलोइंग कहता है जी एसेट्स हैं जिनके ऊपर अगर आपका चार्ज क्रिएट होता है तो आप हमें फ़ौरन से रिपोर्ट करेंगे। फ्लोटिंग चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज यानी कि आप हाइपोथिकेशन दे रहे हैं किसी को कि इस फलां तारीख पे अगर हम कर्जा ना दे पाए तो जितना हमारे गोदाम में माल पड़ा होगा वो आपका। चार्ज ऑन शिप आर एयरक्राफ्ट आर एनी शेयर इन द शिप आर एयरक्राफ्ट। चार्ज जो शिप के ऊपर या एयरक्राफ्ट के ऊपर, आपका एसेट है ना शिप। चार्ज ऑन गुडविल आर एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपकी जो गुडविल है, आप किसी को कहें कि मेरी जो गुडविल राइट्स हैं, कि हमारी मशहूरी बहुत है मार्केट में, अगर हम कर्जा ना दे सकें तो आप हमारा नाम यूज करें, ऑनवर्ड ये नाम आपका। हाँ, हमने कोई पेटेंट, हमने कोई फार्मूला जो है वो बनाया हुआ है, हम ही फार्मूला यूज कर सकते हैं। कोका कोला का हम ही ब्रांड बना सकते हैं, हमारे अलावा कोई ब्रांड नहीं बनाता कोका कोला। हाँ, अगर हम कर्जा कर्जा कब्जा सॉरी कर्जा ना दे पाए तो ये कोका कोला का फार्मूला आपका, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या किसी गुडविल के ऊपर चार्ज, ये भी तो एसेट होते हैं ना। उसके बाद मॉर्गेज आर चार्ज आर प्लेज ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, इसको भी रजिस्टर करवाओ। मॉर्गेज चार्ज आर अदर इंटरेस्ट बेस्ड ऑन अग्रीमेंट फॉर द इशू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। रिडीमेबल कैपिटल क्या होते हैं? ये भी इंस्ट्रूमेंट होता है भाई, इसके ऊपर भी कंपनी कर्जा लेती है, लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट को इशू करके ना कंपनी नीचे तसल्ली लिख देती है कि यार अभी कर्जा दे दो, फिक्र नहीं करना, कल को ये जो कर्जे के इंस्ट्रूमेंट तुम ले रहे हो ना, कल को ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाने हैं। इसको बोलते हैं रिडीमेबल कैपिटल। उसके बाद वो कहता है जी
And mortgage are charged at other interest based on conditional agreement, namely lease financing, hire purchase, sale and lease back, and retention of title for acquisition of machinery, equipment और other codes। समझ आ गई? कहता है कंपनी अगर बाय बैक करे, सेल एंड लीज बैक करे, हायर परचेज एग्रीमेंट करे, लीज फाइनेंसिंग एग्रीमेंट जो भी करे, ये सारी चीज़ें हमें रजिस्टर करवाए। Where a negotiable instrument has been given to secure the payment of any book debts of the company, जहाँ एक negotiable instrument, देखा हमने कहा ना कि हमारे 5 साल बाद जितने भी डेटर्स हुए तुम्हारे, हमें यकीन नहीं आ रहा, हमने कहा ना जी कर्जा नहीं देना। फिर कंपनी के डायरेक्टर्स ने क्या किया, खाली चेक दे दिया। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा हमारी बात पे? कंपनी के डायरेक्टर कहते हैं अब ये पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लो, कितने कितने डेटर आ रहे हैं, तो तुम हमें कर्जा दे दो उस तरीक पे। अगर 5 साल बाद अगर हम कर्जा ना दे पाए तो तुम हमारे डेटर्स जितने होंगे उनसे पैसा तुम ले लेना। यकीन नहीं आ रहा, हम कहेंगे यार तुम डेटर से कोई मजाक की बात कर रहे हो तुम। ऐसे तो मेरे स्टूडेंट भी हैं ना, उनको शक हो गया सर जी ये कैसी बातें आपने चलाई हुई हैं कि अगर कंपनी ने चालाकी की कैश सेल सारी शुरू कर दी, डेटर ही मका दिए, तो 5 साल बाद ये क्या लेगा? तो डायरेक्टर जो है ना उसको तुम्हारी बात पता चल गई है कि तुम्हारे बच्चे ना तुम्हें तंग करेंगे इस बात पे। तो डायरेक्टर ने क्या किया, एक चेक दे दिया। यार ये लो, अब तो तसल्ली हो गई ना तुम्हें कि उस तारीख पे अगर डेटर ना हुए तो ये लो चेक गारंटी। Where any negotiable instrument has been issued to secure the payment of any book debt of the company. The deposit of instrument for the purpose of securing an advance to the company shall not be treated as mortgage or charge on those book debts. फिर कहता है जी अगर कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया ना ऐसे बंदे को जिसको यकीन नहीं आ रहा कि जी उस तारीख पे मेरे कितने डेटर्स होंगे, तो कहता है जी वो मॉर्गेज और चार्ज की डेफिनेशन से निकल गया है। उसके लिए फिर आपने चेक गारंटी दे दी है, और चेक जिसको दिया जाता है ना फिर उसको पैसे लाजमी देने पड़ते हैं। समझ आई बच्चों? फिर कहता है जी ये मॉर्गेज और चार्ज नहीं रहा क्योंकि चेक गारंटी चली गई है। रेक्टिफिकेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आ जाऊंगा, बस ये वाला मुझे पढ़ने दो। रेक्टिफिकेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, commission on application of the company or any person interested and on such terms and condition as seem to the commission। अब रजिस्ट्रार ने देखो सारा काम किया था, पावर चली गई एससीसीपी के पास। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, कमीशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी अप्लाई करे, आर ऑन एनी पर्सन इंटरेस्टेड, या इंटरेस्टेड पर्सन जो है अप्लाई करे, on such terms and condition as seem to the commission, and on being satisfied may order that the time for filing the required particulars be extended, or that the omission or misstatement be rectified, and may make such order as to the cost of the application as it think fit। कहता है जी कमीशन को ना आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी काम के लिए कि कोई चार्ज या कोई चार्ज क्रिएट किया था उसकी पर्टिकुलर्स में मिस्टेक हो गई है कंपनी की तरफ से या बेनिफिशियरी की तरफ से, तो कहता है जी आप कमीशन को अप्लाई करें, उसको सेटिस्फाई करें, फिर कमीशन जो है ना कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है जैसे वो सेटिस्फाई होगा, एज टू द कॉस्ट जो भी वो ऑर्डर इशू करेगा उसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा। Omission to file with the registrar the particulars of any mortgage or charge, or omission or misstatement of any particular with respect to any charge। फिर आपको कमीशन को ना अल्लाह की कसम खा के उठा के यकीन दिलाना पड़ेगा कि यार कमीशन सच में मान लो हमसे गलती हुई है चार्ज को रजिस्टर, क्योंकि चार्ज एक मामूली बात तो नहीं ना। वाइंडिंग अप पे उस बंदे ने एसेट छीन लेना कंपनी से जिसके हक में चार्ज क्रिएट किया है, तो कमीशन बड़ा सख्त है इस मामले में।
तो कहता है जी जब एक चार्ज क्रिएट हो जाए उसमें कोई मॉडिफिकेशन करवानी है ना, तो फिर क्या कमीशन कहता है आओ अल्लाह की कसमें खाओ फिर, और उन कस्मों को उठा उठा के तुम्हें बताना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा कि ओमिशन जो थी ना वाज एक्सीडेंटल, कि हम गलती नहीं करना चाह रहे थे लेकिन हो गई, ड्यू टू इन एडवर्टेंस, कोई मिस्टेक नहीं करना चाह रहे थे फिर भी हो गई, आर सम अदर सुफिशिएंट काज, या कुछ ऐसे काज हैं जो कि यकीन में माने जा सकते हैं, आर इज नॉट ऑफ द नेचर ऑफ प्रेजुडिस टू द पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर आर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, या कोई मॉडिफिकेशन या कोई गलती ऐसी नहीं की यार हमने जिससे क्या इस चार्ज का जो क्रेडिटर है, प्रेजुडिस कहते हैं उसके खिलाफ, उसके राइट को हमने खराब नहीं किया, ना तो क्रेडिटर को ना तो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी को, आर दैट ऑन अदर ग्राउंड्स इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल टू ग्रांट द रिलीफ, या कोई और ग्राउंड्स जिसके ऊपर कमीशन को लगता हो कि वाकई जो है रिलीफ ग्रांट कर देनी चाहिए, तो कमीशन क्या है फिर ऑर्डर पास करेगा अगर कमीशन को ये बातें तसल्ली करवाई गई। तो अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ लो। बेलमेंट क्या होती है? पहला, ये है कमर्शियल लॉ का कंसेप्ट। बेलमेंट क्या होती है? एक बंदा दूसरे बंदे को ना चीज देता है किसी पर्पस के लिए, इसको कहते हैं बेलमेंट। सिंपली याद रख लो, बेलमेंट हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं। इकरा, जैसे आप अपनी सहेली को बुक पकड़ा के जाती हो ना, इसको संभाल के रखना, मैं आके ले लूंगी तुमसे बुक, तो ये भी एक बेलमेंट है। पर्पस क्या है? बुक को संभाल के रखें। हम अपनी लाइफ में डेली बेलमेंट कर रहे हैं यारो, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं। हाँ, इकरा, यही बुक तुम अपनी सहेली को दो ना कि ये लो बुक और मुझे 100 रुपये कर्जा दो। इसको कहते हैं मॉर्गेज, इसको कहते हैं प्लेज। हाँ इकरा, यही बुक तुम अपनी सहेली को दिखाओ, बोलो कि ये बुक मैं आपको दे दूंगी, मुझे कर्जा दे दो। अगर मैं कर्जा ना दे पाई, अगर मैं कर्जा ना दे पाई, तो ये बुक जहां भी पड़ी हुई, मेरे घर पड़ी हुई, मेरे बैग में पड़ी हुई, तुम आके ले लेना फिर। ये होता है हाइपोथिकेशन, ये होता है चार्ज। इसमें पोजेशन तो नहीं सेकंड पर्सन के पास, किस में इकरा कह रही हो सर? चार्ज में इंटरेस्ट होती है। चार्ज में इंटरेस्ट मतलब क्या? मैं समझा नहीं वकास दिया आपकी बात। बेलमेंट का कंसेप्ट मैंने बता दिया, मैंने मॉर्गेज भी बता दी, मैंने चार्ज भी बता दिया। बेलमेंट में लाजमी पोजेशन होती है। पोजेशन का मतलब आप अपनी चीज का कब्जा किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हो। मैंने तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सोशल एग्जांपल से आपको समझा दिया कि आपकी किताब थी, आपने अपने सहेली को दे दी कि ये पकड़ो संभाल के रखना, इसको कहते हैं बेलमेंट। पर्पस क्या है? संभाल के रखना। हाँ, आपकी किताब थी, आपने अपनी सहेली को पकड़ा दी, बोला मुझे 100 रुपया कर्जा देना, अगर मैं 100 रुपया ना वापस दूं तो देखो ये किताब तुम्हारे कब्जे में है ना, इसको बेच देना। इसको कहते हैं ऐसी बेलमेंट को जिसमें तुम पर्पस क्या लगा देते हो? कर्जा लेना। ऐसी बेलमेंट को कह देते हैं फिर मॉर्गेज। ऐसी बेलमेंट को कह देते हैं प्लेज। ठीक है। अब तीसरी किस्म, तुमने सहेली को किताब दिखाई, उसको कहा भाई मुझे 100 रुपया दे दे। उसने कहा क्यों 100 रुपया दूं? उसको कहा ये किताब मैंने अभी पढ़नी है, मुझे पढ़ने दो। तुम्हें 100 रुपये से ही गर्ज है ना, अगर तुम्हें 100 रुपया वापस ना दिया तो ये जो किताब मैं पढ़ रही हूं, जहां भी हुई, इसको छीन के ले जाना, तुम्हें राइट है। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं हाइपोथिकेशन, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं चार्ज। सर मॉर्गेज बोथ मूवेबल इमूवेबल, हाँ जी हो सकता है, मॉर्गेज दोनों पे हो सकता है। उसके बाद बेलमेंट, बेलमेंट मैंने बता दिया। उसके बाद सर पोजेशन, तो ये भी मैंने जवाब दे दिया। सर चार्ज में इंटरेस्ट में वकास आप अपना क्वेश्चन दोबारा लिखें, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। सर मॉर्गेज में भी पोजेशन नहीं, नहीं ये मैंने क्लियर कर लिया उबैद, मैंने क्वेश्चन क्लियर कर दिया यार आपका।
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है ऑन डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब होता है महानूर ऑन डेट वाइज। वो तो मैंने वैसे ही एग्जांपल दी थी आप लोगों को कि यार एक जो सीक्वेंस वाइज बुक एबीसी लिखी होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है डेट वाइज। जैसे जैसे जिस जिस तरीके ऑर्डर वो आएगा चार्ज वगैरह, उसको उसी उसी तरीके पे लिखना है। सर आपने लिक्विडेटर की स्लाइड नहीं भेजी यार, बस करो, मैंने लिक्विडेटर की स्लाइड भेजी है, सब कुछ भेजा हुआ है। अच्छा जी, फिर क्या है सर प्लीज, फ्लोटिंग चार्ज की का दोबारा, फ्लोटिंग चार्ज मैंने बता दिया शायद राहब, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया यार, मुझे बताना दोबारा, फ्लोटिंग चार्ज तो मैंने डिटेल में बताया। सर इजाज कहता है अगर मॉर्गेज रखी हुई बिल्डिंग गिर जाए और लैंड वो लोन अमाउंट फुलफिल ना करे तो दोबारा स्यू कर सकते हैं। अच्छा देखो, पहली तो बात, हम लोग ना गलत कंसेप्ट यूज कर रहे हैं मॉर्गेज का। मॉर्गेज होता है कि हम अपनी पोजेशन जो है अगले बंदे को अगले बंदे को ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो कहता है जी मॉर्गेज में अगर बिल्डिंग ही गिर जाए, तो यार ये कमर्शियल लॉ में ना कंप्लीट बताया हुआ है कि अगर बेलमेंट के साथ या मॉर्गेज के साथ कुछ हो जाता है, आसमानी बिजली गिर जाए या लोग उसको आग लगा दें आके, या कुछ भी हो जाए, जलजला आ जाए, तो यार तुम मुझसे कमर्शियल लॉ ना पढ़ो अभी। वो भी मैं पढ़ाता हूँ लेकिन किसी ज़माने में पढ़ाता हूँ, ठीक है, किसी क्लास को पढ़ाता हूँ। तो वो कंसिक्वेंसेस यार उसके ऊपर लॉ ने डिफरेंट सिनेरियोज बनाए हुए हैं, तो फिर आप वहां पे जाओगे मेरे साथ, ठीक है। तो अभी मैंने जो चाहिए था वो समझा दिया। अब ये एसेट को नुकसान हो जाए, फिर लॉ ने डिफरेंट केसेस बनाए हुए हैं वहां पे इजाज, तो कमर्शियल लॉ स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। 30 डेज की समझ नहीं आ रहा सर फर्स्ट सेक्शन में। देखो यार कहता जी जब भी किसी से कर्जा लो ना और अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर्जा लो, तो जिस दिन तुम वो प्रॉपर्टी कागजात होते हैं ना, वो किस कलर के होते हैं नजम, वो येलो कलर के होते हैं। कहता जिस दिन वो कागजात बन जाएं, स्टाम्प पेपर बन जाए जिस दिन, और स्टाम्प पेपर रजिस्टर हो जाए, उस दिन से आगे 30 दिन है तुम्हारे पास रजिस्ट्रार को आके रजिस्टर करवाओ। फिर कहता है अगर पाकिस्तान के स्टाम्प पेपर नहीं है, हाँ इंग्लैंड के स्टाम्प पेपर है, इंग्लैंड में प्रॉपर्टी है, वो बेची है, ओ सॉरी बेची नहीं, उसके ऊपर चार्ज या उसके मॉर्गेज वगैरह करवाया है, तो कहता है जब इंग्लैंड में कार्रवाइयाँ कवर हो जाएं, फिर वहां से स्टाम्प मंगवाओ यहाँ पे, इंग्लैंड के स्टाम्प। तो कहता है जब वो स्टाम्प पाकिस्तान में आ जाए तो उससे ऑनवर्ड 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास चले जाओ। ठीक है नजम, अब मुझे दोबारा बताओ। सर मैं लेट ज्वाइन किया था, सिर्फ मॉर्गेज पड़ा है। अब ये रिकॉर्डिंग में जाके सुनो जहां, हमने एक बड़ी कहानी चलाई थी आज। सर फ्लोटिंग चार्ज क्यूरी क्लियर, शुक्रिया यार। फिक्स चार्ज और फ्लोट चार्ज का दोबारा बता दें वकास से आप। फिक्स चार्ज क्या होता है वकास, हमारे जो फिक्स एसेट है ना, मशीन, कंपनी के फर्नीचर, कंपनी की बिल्डिंग, और क्या फिक्स हो सकता है, कंपनी के क्लीन, कंपनी, अब क्लीन को ना सच्ची मुच्ची सोच लेना, जैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, जो फिक्स एसेट होते हैं ना, उनकी बात किसी को बता के कर्जा लेना, वो फिक्स एसेट किसी के कब्जे में दे देना या उनके ऊपर कोई कर्जा ले लेना, उसको वकास कहते हैं फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज, अब मेरे गोदाम में माल फिक्स नहीं रहता यार, कंपनियां रोज टायर बनाती हैं और कंपनियां रोज टायर वो बेच देती हैं, कंपनी रोज स्वेटर बनाती, कंपनी रोज स्वेटर देती है। ये एसेट है, मुझे बताओ ये स्टॉक जो है एसेट है कि नहीं है, है यार।
कंपनी रोज रॉ मटेरियल परचेज करती है, रोज रॉ मटेरियल को चेंज कर देती है फिनिश गुड में। तो ये एसेट है रॉ मटेरियल, तो ये चेंज होता रहता है। तो फ्लोटिंग चार्ज आता है, चार्ज का मतलब होता है चार्ज, कि आपने हाइपोथिकेशन करवाई है कि किसी को कसम खा के कह के आए हो कि यार उस दिन जो हुआ ना, उस दिन जो भी हुआ मेरे गोदाम में, उसके ऊपर तुम्हारा कब्जा आ जाएगा अगर मैंने लोन ना दिया। तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। देखो यार, हर काम होता है दुनिया में, कोई लिमिट लगा देते हैं। देखो पुरानी बैलेंस शीट में भी तो आ रहा होगा ना, पुराने एसेट्स में आ रहा होगा। बैंक कोई वैसे ही तो नहीं है ना, पागल लोग तो नहीं ना बैठे, बैंक के लोग सियाने लोग बैठे हैं। वो तो अगर प्रॉपर्टी की कीमत हो ना 1 लाख, तो कर्जा देते हैं 60,000। ठीक है, वो पहले ही अपना रिस्क वगैरह डिपार्टमेंट उनका क्लियर होता है, तो वो लिमिट वगैरह वो खुद ही कैलकुलेट करना उनका काम है। हमारा काम था समझना, हमारा काम था समझना कि कल को अल्लाह करे हम डायरेक्टर बन जाएं और मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टर बन जाऊं, तो हमें पता हो कि किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर चार्ज करवाया तो उसको 30 दिन के अंदर हमने रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाना है। ओके। हाइपोथिकेशन की एग्जांपल दे दी मैंने कायनात, होपफुली आपको क्लियर होगी हाइपोथिकेशन। चलो ठीक है यार, कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में पूछना। ओके, अल्लाह हाफिज।